हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विलियन चैप्टर का 5वां लेक्चर लेने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक जो आपके पास लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं उन लेक्चरों को हम लोगों ने पिछले सेशन यानी कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। इन लेक्चरों को आपको देखने के लिए वापस जैसे आप चले जाइए या तो अपने जो चैनल है आनंद साइंस एकेडमी बेस्ट, उस पर देख लीजिए। अगर बाय द वे वहाँ नहीं देख पाते हैं तो आप ऐसा करें कि गूगल से आप लोग सर्च ले लो। सर्च लेने के बाद आप EDULYTX टाइप करो, EDULYTX, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आप इसका यूट्यूब चैनल जो है ऑन कीजिए। तो आप जब इसका यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वहाँ पे 4 लेक्चर है। देखिए, एक लेक्चर है आपका, इसका आपके पास 4 लेक्चर है। ज़रा देखिए, ये देखिए, ये आपके पास 4 लेक्चर हैं। चारों लेक्चरों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। पहला है विलियन का परिचय एवं परिभाषा, इसे आप पहले देखेंगे। पहली बात है कि ये लेक्चर आपने देखना है, 28 मिनट का है। इसके बाद फिर करेंगे विलियन के प्रकार के बारे में चर्चा है सेकंड लेक्चर में, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे विलियन का प्रकार आप देख लेंगे। उसके बाद हम लोग सांद्रता, विलियन की सांद्रता की बात करेंगे, उसमें मोलारता और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो फिर आपका इसका चौथा लेक्चर आता है जिसमें विलियन की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ये आपका चेक करना है। तो ये चारों लेक्चर जब आप देख लेते हैं तो इन लेक्चरों के देखने के बाद आज आप इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग आज का लेक्चर देख पाएँ। तो मेरा सभी बच्चों से यही आदेश कहिए, आग्रह कहिए, ये कहना है कि वो पहले इन चारों लेक्चरों को अगर एक बार 2 बार जब तक ना समझ में आए उतनी बार देखें। उसके बाद हम लोग 5वां लेक्चर जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो करेंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विलियन में सांद्रता। अब ये देखिए, हम लोग का टॉपिक है सांद्रता। अब ये देखिए, सांद्रता की अगर हम बात करते हैं तो सांद्रता में जैसा कि मैंने कहा है मोलारता, फिर मैंने कहा है विलियन की प्रबलता, विलियन की प्रबलता, फिर मैंने कहा है आपका मोललता, फिर मैंने कहा है नॉर्मलता, फिर है आपका फॉर्मलता, फिर आपका है मोल प्रभाज्य, इसे मोल अंश भी कहते हैं हम लोग। फिर हमने इसको द्रव्यमान प्रभाज्य, इसके बाद अगर आप देखें इसके बाद हम लोग लेंगे ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन, फिर ppb, पार्ट्स प्रति बिलियन, और प्रतिशत निरूपण, प्रतिशत निरूपण। अब इसमें होता है वेट बाय वेट प्रतिशत, यानी
द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत यानी प्रबलता प्रतिशत। और तीसरा होता है V बाई V प्रतिशत यानी आयतन प्रतिशत। तो बेटा ये आपकी है, ये सारे सांद्रता पद हैं। अब इन सभी सांद्रता पदों में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मोलरता की। इसके लिए भी हमारा वीडियो जो लेक्चर है, तीसरा लेक्चर, इसमें एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन थोड़ा सा उसको और बृहत स्केल पे लेंगे, उसके न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं मोलरता को ही एक बार रीब्रीफ करता हूँ। तो मोलरता में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आप देखेंगे कि मोलरता के बारे में ये होता है मतलब विलेय के मोलों की संख्या पर इकाई लीटर आयतन ऑफ विलयन में, यानी 1 लीटर विलयन में कितने मोल विलेय उपस्थित है। जैसे ग्राम होता है, हम यहाँ पे मोल की बात करेंगे कि 1 लीटर विलयन में कितना मोल विलेय उपस्थित है, इसी को मोलरता कहते हैं। तो यानी ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। और बेटा पता है ये आयतन हमें लीटर में यूज करना है, यानी यदि मैं बात करूं तो यानी मोलरता की बात की जाए, यानी इसे हम m से लिखें तो ये NB बटे में ये पहला फॉर्मूला है। NB ये विलेय के मोलों की संख्या है। अब आप ये देखिए, यानी NB बराबर WB बटे में MB। ये मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो मोलारिटी बराबर WB MB गुणा, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये सेकेंड फॉर्मूला मिल रहा है। यहाँ WB जो है दिया हुआ द्रव्यमान है, दिया हुआ, और ये MB है मोलर द्रव्यमान। ये भर दिया। अब ये देखिए ये लीटर में है, ये किस चीज़ में यूज़ करना है हमने, ये लीटर में यूज़ करना है, लीटर में। अगर ये मिलीलीटर में दिया हो तो अगर मिलीलीटर में आयतन दिया हो WB MB, ये मिलीलीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर बनाइएगा ना। और जब आप इसको लीटर बनाएंगे तो क्या होगा, WB गुणा 1000 बटे में MB गुणा वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये स्थिति बनती है। देखिए अब यहां से अगर हम बात करते हैं कि
ये मेरा देखिए 3 फॉर्मूले आ गए, ये डेफिनेशन से हैं, ये तीनों जो हैं परिभाषा से आए हैं। इसके बाद अगर मैं अगला फॉर्मूला देखता हूं तो ये देखिए शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए अगर मोलरता निकालनी है तो ये होगा घनत्व गुना 1000 बटे में एमबी। जैसे कोई पूछता है जल का मोलरता क्या होगा, HCl का मोलरता क्या होगा, उसका घनत्व दिया हो तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ होता है। यहाँ पे ये जो है आपका ये घनत्व है, ये घनत्व होगा ग्राम पर ml या जो भी हो, लीटर में किसी चीज़ में होना चाहिए, किलोग्राम लीटर में अगर होगा तो उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। चौथा है, अब ये देखिए 5वां, विलयन में जल मिश्रित करने से परिवर्तित मोलरता। यानी अगर कोई विलयन है उसमें अगर जल मिश्रित करते हैं आप, यानी मान लीजिए कि ये विलयन है अपने पास, इसमें मान लिया जाए कि कोई पहले से विलयन उपस्थित है, इसकी मोलरता M1 है और वॉल्यूम V1 है, ये इसकी मोलरता है और ये इसका आयतन है। यदि मैं इसमें X आयतन जल डालूं तो अब आप ये बताइए कि नई मोलरता क्या हो जाएगी। नया वॉल्यूम होगा, नया आयतन हो जाएगा आपका V1 + X। तो अगर मान लीजिए कि पहले की बात करें तो पहले की मोलरता थी हमारी, मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे में आयतन, और मोलों की संख्या अगर निकाल लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो M1 और ये V1, ये थे विलेय के मोलों की संख्या। यानी पहले ये था उसके मोलों का संख्या, और जब इसमें X डाल दिया गया तब इसका नया मोलरता होगा। तो नया मोलरता क्या होगा, नई मोलरता को यदि मैं M लिखता हूं तो यह होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में नया आयतन। यानी M बराबर हो जाएगा NB बटे में V1 + X, और NB का अगर मान दे देता तो ये हो जाता M1 V1 बटे में V1 + X। ये देखिए बेटा जी, और ये बात तय है कि जो नई मोलरता है, यानी यहां पे अगर हम देखें जो M होगा वो पहले की तुलना में कम होगा। जो नई मोलरता आएगी, जैसे मान लीजिए पहले से कोई शरबत बना हुआ उसमें पानी मिलाइएगा तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी कि घटेगी? सही बात है, घटनी चाहिए,
यानी पहले जो भी उसकी सांद्रता थी, पानी मिलाने के बाद ये इसमें कमी आएगी, यानी एम का मान जो है न्यू मोलरता का वो पहले की मोलरता से कम होगी। तो तीसरा केस बन गया जब जल मिश्रित करते हैं। अच्छा, यदि हम चौथा केस बनाएं तो हमारे पास आएगा कि 2 विलयन को मिलाते हैं हम लोग। क्या करते हैं बेटा? 2 विलयन मिलाते हैं। ये मान लिया जाए कि 1 विलयन ये है और 1 विलयन ये है। अब इसका जो है मान लिया जाए कि इसमें दोनों में मैंने अगर ये मोलरता डाला है तो इसके विलयन को यदि मैं M1 इसकी मोलरता है और आयतन V1 है, और इसकी मोलरता M2 है और आयतन V2 है, तो अब ये देखिए, ये आपका आयतन है और ये मोलरता है। अगर NB1 इसके विलेय के मोलों की संख्या है, किसकी? विलेय के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा ये? M1 बराबर NB1 बटे में V1, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो NB1 M1 V1, ये यहाँ के मोलों की संख्या है। यदि मैं यहाँ पे निकालूं, ये आयतन है, ये मोलरता है, और NB2 ये देखिए, ये पहला विलयन है, ये है विलयन 1 और ये है विलयन 2। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद अच्छा, ये भी निकाल लीजिए, M2 बराबर NB2 बटे में V2, तो NB2 M2 V2, ये देखिए। अच्छा, तो इसमें कुल आयतन क्या होगा? कुल आयतन ये होगा बेटा जी V1 प्लस V2, और कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या अगर देखें, ये हो जाएगा NB1 प्लस NB2। अब नई मोलरता, नई मोलरता, तो ये हो जाएगा NB1 NB2 बटे में, ये देखिए, ये हो गया। इसके कुल मोलों की संख्या अगर आप देखें, यदि मैं इसके कुल मोलों की संख्या देखूं, ये आपका सॉल्यूशन है, तो इसके कुल मोलों की संख्या जो है, यदि मैं इनके मोलों की संख्या को देखता हूं और इसके मोलों की संख्या को देखता हूं, तो इसमें जो मिलाई गई हैं, तो इसका भी विलयन मिलाया गया और उसका भी मिलाया गया। तो जो इसमें NB1 है, जो भी इसमें है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों यहाँ पे मोलों की संख्या आ गई। इसका आयतन और इसका आयतन, ये दोनों मिलके इसका आयतन बन गया। फिर ये मोलरता जो आई वो आया NB1 प्लस NB2 बटे में V1 प्लस V2, और इसको बेटा जी हम M से लिखेंगे। यानी अगर अगले पेज पे हम देखें तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए मेरे बच्चे, यानी मोलरता बराबर, यानी M इक्वल टू
NB1 NB2 बटे में V1 प्लस V2, यानी इसका मान था M1 V1 प्लस M2 V2, V1 प्लस V2, ये आपका नया मोलरिटी होगा। ये एक फॉर्मूला बनता है। लेकिन अम्ल क्षार के लिए ये फिर दिक्कत वाली बात है। माने एक स्पेशल केस ले लीजिए, अम्ल एवं क्षार के लिए। देखिए बेटा, 3 केस बना रहे हैं हम लोग, 1, 2 और ये 3 केस, ठीक है। यदि मैं समान अम्ल या समान क्षार मिश्रित करता हूं, तब ये फॉर्मूला आएगा M1 V1 प्लस M2 बटे में V1 प्लस V2। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं HCl में HCl ही मिलाता हूं, या NaOH में NaOH ही मिलाता हूं, तब। लेकिन इसका दूसरा जो केस आएगा बी सेक्शन, यानी HCl और H2SO4 मिलाया जाए, या NaOH और MgOH का होल ट्वाइस मिलाया जाए। ये देख रहे हैं, ये अम्ल है और ये अम्ल है, या ये क्षार है और ये भी क्षार है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अगर आप ये देखते हैं तो ये जो क्षार है और ये जो अम्ल है, ये दोनों बदल गए हैं। ये देखिए ये है और ये देखिए ये है। तो उस केस में आपका मोलैरिटी जो आएगा N1 M1 V1 N2 M2 V2 बटे में V1 प्लस V2। और ये देखिए, ये जो है ना N, ये जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये N का, ये N1, ये जो N1 है, और या N2 है, ये एसिडिटी या बेसिसिटी यानी अम्लीयता या क्षारकता। माने अगर यह अम्लीयता का मतलब हो गया OH आयन की संख्या, ये क्षार के लिए है, क्षार के लिए, और ये H प्लस की संख्या, ये अम्ल के लिए। जैसे HCl लीजिएगा तो N का मान 1 आ जाएगा, H2SO4 लीजिएगा 2 आ जाएगा, ऐसे ही MgOH होल ट्वाइस लीजिएगा 2, ये देखिए 2 है, ये लीजिएगा 1 हो जाएगा। ये आपकी स्थिति बनती है। तो अब ये देखिए, अम्ल में अम्ल मिलाया या क्षार में क्षार मिलाया, तब ये कहानी है। यानी तब ये देखिए फॉर्मूला नंबर 1 और ये 2, अगर अम्ल में क्षार को मिलाया जाए, अम्ल प्लस क्षार, तब सिंपल बात है, M बराबर N1 M1 V1 माइनस N2 M2
बट्टे में, अब ये देखिए यहां पे ये बात होती है, और जो प्रवृत्ति का निर्धारण आपको करना है, माने मिश्रण विलयन की प्रवृत्ति का निर्धारण मिश्रण विलयन की प्रवृत्ति का निर्धारण परिणामी विलयन की परिणामी विलयन की प्रवृत्ति से किया जाता है। ये देखिए, ये स्थिति पड़ती है परिणामी विलयन की प्रवृत्ति से किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि ये HCl लिए होते और ये NaOH लिए होते, तो एक बात याद रखिए, अगर नेगेटिव आता तो क्षारीय होता, अगर पॉजिटिव आता तो अम्लीय होता। नेगेटिव क्षारीय और पॉजिटिव क्या आता? अम्लीय। बस अब इतना सारा करने के बाद अब अपने पास जो फॉर्मूले आए उनको एक जगह हम लोग लिस्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं सारे फॉर्मूले को करूं तो पहला फॉर्मूला आया था मोलैरिटी बराबर NB बटे वॉल्यूम लीटर में। दूसरा फॉर्मूला आया था WB बटे में वॉल्यूम लीटर में। तीसरा फॉर्मूला आया था मोलैरिटी बराबर WB इंटू 1000 MB ml में। चौथा फॉर्मूला आया था डेंसिटी इंटू 1000 बटे में MB। अब देखिए, पांचवा फॉर्मूला आया था आपका मोलैरिटी बराबर M1V1 प्लस X। छठा फॉर्मूला आया था M बराबर M1V1 प्लस M2V2 V1 प्लस V2। अब आपका आम्ल क्षार कैसा आया था? आम्ल क्षार के लिए ये देखिए, पहला कैसा आया था? A प्लस A या B प्लस B। तो ये होता मोलैरिटी बराबर M1V1 M2V2 बटे में V2। ये आ गया था। अगर मैं अगला देखूं, सातवां, तो ये था N1M1 अगर A प्लस A डैश या B प्लस B डैश के लिए N1M1 V1 N2M2 V2 V1 प्लस V2। ये आपका सातवां फॉर्मूला। और ये आठवां फॉर्मूला जो है A प्लस B के लिए या B प्लस A के लिए, यानी एसिड और बेस, यानी आम्ल और क्षार।
और ये m बराबर आ गया n1 m1 v1 n2 m2 v2 इसके बाद अब साल्ट न्यूट्रलाइजेशन का केस बनता है। तो यही बेटा जी 8 फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूले को लेकर हम लोग आगे की क्लासेस में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका वीडियो कल से आपको रेगुलर आएगा। एक बार मैं सारा ये जो है आपको ये फॉर्मूला का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए। ये मोलरता का केस है। हो गया, चले। हम लोग अब बैक के पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये आपका सारा पेज है, एक के बाद एक आप लोग देख सकते हैं। ये अपना कंसंट्रेशन शब्द है। इसके बाद हम लोगों ने मोलरता का फॉर्मूला लिया, उसके एप्लीकेशन दिए, पानी मिला के, फिर अलग अलग विलयन मिला के, अम्ल क्षार का केस है और ये अल्टीमेट केस है। तो ये सारे जितने भी आपको प्रोग्राम कराए गए इनको रिवाइज करके रखेंगे। इनके क्वेश्चन क्लास ऑफलाइन में भी कराया गया था, फिर भी मैं एक बार इसको आपको ऑनलाइन कल आप पेन पेपर के साथ बैठेंगे, एक क्वेश्चन एक एक करके हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज करते रहें और रेगुलर टेस्ट अटेंड करें ऐप पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो जा रहा है उस पर भी एकदम ध्यान देते रहें। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।